everyone, I am Yamini Thukral welcoming you to Adda 24/7 School। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में ये पढ़ा था कि सेल साइकिल क्या होती है, इसके फेजेस क्या होते हैं, इसमें एम फेज और सिग्निफिकेंस ऑफ द एम फेज को हमने पढ़ा था। सेल साइकिल के अंदर हमारे कितने फेजेस थे? हमारे टोटल 2 फेजेस थे, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज को हम लोग बेसिकली बोल रहे थे अपना रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेल सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है टू अंडरगो द डिवीजन। इंटरफेज के अंदर हमारे 3 बेसिक फेजेस आए थे, G1 गैप फेज 1, S सिंथेसिस एंड G2 गैप फेज 2। वैसे ही जब हम लोग मूव करें एम फेज पे, तो एम फेज पे हमने देखा कि 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमारा न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, पर साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। इंटरफेज के गैप फेज 1 के अंदर सेल जो था हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव था। सेल हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव था, पर वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था, वो डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद में हमारा आया एस फेज जो कि था हमारा सिंथेसिस फेज। उसके अंदर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हुई और सेंट्रोसोम्स की ड्यूप्लिकेशन हुई। उसके बाद में आता है गैप फेज 2 जिसके अंदर प्रोटीन्स जो है आरएनए से सिंथेसाइज होते हैं और उसके बाद में सेल जो है ग्रो करता है। तो बेसिकली G1 और G2 फेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हो रही थी और S फेज के अंदर हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था। उसके बाद हम लोग हमने मूव किया एम फेज पे जो कि था हमारा माइटोटिक फेज। उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस थे। कैरियोकाइनेसिस को जब हमने स्टार्ट किया पढ़ना तो उसमें 4 फेजेस आए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में जो है ये मूव कर रहे थे। उसके बाद में आया साइटोप्लाज्म डिवीजन जो कि था हमारा साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल्स में क्या हुआ था? फरो डेवलप हुआ था और प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल डेवलपमेंट हुई थी। लास्ट हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो कि था हमारा रिस्टोरेशन ऑफ द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो कि सेल ग्रोथ के टाइम पे डिस्टर्ब हो जाती है, रीजनरेशन ऑफ द सेल लेयर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर भी माइटोसिस के थ्रू ही प्लांट जो है ग्रो कर पाता है। तो ये पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में सेल साइकिल और सेल डिवीजन के। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, माइटोसिस क्या थी हमारी? माइटोसिस थी हमारी इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस थी हमारी इक्वेशनल डिवीजन। मतलब जो पेरेंट का था, जो पेरेंट का प्लॉइडी था, जो पेरेंट प्लॉइडी थी वो ही आगे सेम प्लॉइडी डॉटर सेल्स में गई, वो ही डॉटर सेल्स में गई। पर जब हम मियोसिस की तरफ देखते हैं, जब हम मियोसिस की तरफ देखते हैं तो हमारा क्या है उसके अंदर? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। The production of offspring by the sexual reproduction includes the fusion of 2 gametes, each with a complete haploid set of chromosome. Gametes क्या होते हैं? They are formed from specialized diploid cells. तो बेसिक हमें मियोसिस की कहाँ पे जरूरत होती है? गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे जो है मियोसिस की जरूरत होती है। गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं? हमारे फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस होते हैं हमारे फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इस फॉर्मेशन में क्या होता है कि ऑस्प्रिंग जो है अगर वो हैप्लॉइड नहीं होगा तो ही डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा ना। अगर ऑस्प्रिंग जो है मतलब ऑस्प्रिंग गैमेट्स जो होते हैं उनको हैप्लॉइड होना पड़ता है, गैमेट्स को हैप्लॉइड होना पड़ता है तभी तो ऑस्प्रिंग जो है डिप्लॉइड बनेगा और फिर से वो जो है माइटोसिस करेगा, देन अगेन मियोसिस करेगा, देन फिर से ये रिस्टोर हो जाएगा। तो डिप्लॉइड ऑस्प्रिंग बनाने के लिए रिडक्शन होना जरूरी है ना। रिडक्शन होना जरूरी है क्योंकि जो जर्म सेल्स होते हैं वो ओरिजिनली डिप्लॉइड होते हैं, उनके अंदर अगर रिडक्शन नहीं होगी तो ऑस्प्रिंग क्या टेट्राप्लॉइड बनेगा? नहीं, ऑस्प्रिंग को तो हमेशा ही डिप्लॉइड बनना है। तो उनको रिस्टोर करने के लिए मियोसिस यूज करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द 2 गैमेट्स।
with a complete haploid set of chromosomes. Gametes, they are formed from specialized diploid cells. These specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells. This kind of division is meiosis. So meiosis हमारी क्या हो गई? Reductional division होगी. किसके अंदर होगी? ये diploid cells के अंदर होगी. क्या reduce करेगी? Into 4 haploid cells. माइटोसिस के अंदर एक सेल से 2 सेल बन रहे थे. मियोसिस के अंदर एक सेल से 4 सेल बनते हैं. एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. मियोसिस एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. हैप्लॉइड फेज को ये रिप्रेजेंट करता है इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वेयर एज द फर्टिलाइजेशन इट रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज. जो फर्टिलाइजेशन है वो रिस्टोर कर देता है डिप्लॉइड फेज को. तो क्लियर है ये पार्ट कि मियोसिस क्या है. मियोसिस क्या है? हमारा मेन रिडक्शनल डिवीजन होता है जो कि सेक्सुअल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द की फीचर्स ऑफ मियोसिस. की फीचर्स क्या है मियोसिस के? इट इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स. 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स को ये इन्वॉल्व करता है ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड दी मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो मियोसिस के कितने टाइप हो गए? मियोसिस के कितने टाइप हो गए? 1 and 2. मैं इसमें बता दूं जो मियोसिस 2 होता है इट इज होमोलोगस टू माइटोसिस. माइटोसिस के जैसे इसका सेम प्रोसेस होता है. मियोसिस 1 में थोड़े चेंजेस होते हैं प्रोफेज के अंदर. प्रोफेज के अंदर चेंजेस होते हैं. बाकी मियोसिस 2 एग्जैक्टली होमोलोगस होता है हमारा माइटोसिस के. बट ओनली अ सिंगल सेल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. एक ही बारी डीएनए रेप्लिकेट होता है पर 2 फेजेस आते हैं मियोसिस के. मियोसिस 1 इट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज. एस फेज के जस्ट बाद हमारा आ जाता है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 1 के बाद हमारा आता है मियोसिस 2. It involves the pairing of homologous chromosomes and recombination between the sister chromatids of homologous chromosome. 4 haploid cells they are formed at the end of meiosis 2. meiosis 2 के एंड में जो है 4 haploid cells बनते हैं और इसके अंदर क्या क्या होता है? क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, उनका रिकॉम्बिनेशन होता है. तो वेरिएशन हमारी किससे आती है? वेरिएशन हमारी मियोसिस से आती है. वेरिएशन हमारी किससे आती है? मियोसिस से आती है. माइटोसिस से कोई वेरिएशन नहीं आती. जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं पर हमारी जो असली वेरिएशन है वो हमारी मियोसिस से आती है. Meiotic events can be grouped under the following phases. सबसे पहला इंटरफेज हुआ, फिर हमारा मियोसिस 1 हुआ, फिर उसके बाद में जो डॉटर न्यूक्लियाई बनी वो अंडरगो करी इनटू मियोसिस 2. देखो मियोसिस 1 के अंदर अगर 4 क्रोमोसोम्स हैं तो 2-2 क्रोमोसोम हर डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर गए और वही 2-2 क्रोमोसोम्स फिर आगे जो है 2-2 क्रोमैटिड्स के अंदर सेपरेट होके मियोसिस 2 में गए. तो मियोसिस 2 जो हमारी है इट इज होमोलोगस टू माइटोसिस. सबसे पहला आता है हमारा प्रोफेज 1. जब हम प्रोफेज 1 की बात करते हैं इट इज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. पहली मियोटिक डिवीजन होती है जो सबसे ज्यादा बड़ी होती है. इट इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर पेयरिंग नहीं होती है ना. पर प्रोफेज 1 की जब हम लोग बात करें तो ये कंपैरेटिवली लॉन्गर होता है देन प्रोफेज ऑफ दी माइटोसिस और थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है. एक एक करके आपको समझाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा. हम बहुत ही स्लोली इस वाले प्रोसेस पे चलेंगे क्योंकि मियोसिस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसिस 2 बहुत छोटा सा है. सिर्फ हम मियोसिस 1 को अच्छे से पढ़ लें. बेसिकली इसका प्रोफेज 1 बहुत टफ है तो प्रोफेज 1 को हमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए ना. तो प्रोफेज 1 हम पहले पढ़ेंगे देन उसके बाद हम जो है थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे. अभी हम थोड़ा आराम से प्रोफेज 1 देखेंगे. इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस. कौन से 5 फेजेस हैं? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. 5 फेजेस कौन से हैं हमारे प्रोफेज 1 के? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. चलते हैं.
सबसे पहला लिप्टोटीन स्टेज, इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है विजिबल हो जाते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो क्या होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम हमारा इसमें होता है। लिप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स जो है कंडेंस करते हैं, क्रोमोसोम्स लिप्टोटीन के अंदर कंडेंस करते हैं, दे बिकम विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो लिप्टोटीन का हमें क्लियर हो गया। मैं ये इरेज कर देती हूं क्योंकि फिर नेक्स्ट स्टेज का भी लिखना होगा, ठीक है। लिप्टोटीन फर्स्ट स्टेज कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम होता है, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 कॉल्ड दी जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रोमोसोम जब पेयर करते हैं उस पेयरिंग को क्या बोलते हैं, साइनैप्सिस। साइनैप्सिस, क्रोमोसोम्स देखो पेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्या बन रहा है, साइनैप्टोमियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। जिस पॉइंट पे वो साइनैप्सिस करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, साइनोप्टोमियल साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जहां पे वो पेयरिंग करना स्टार्ट करता है, जिस पॉइंट पे वो ज्वाइन करते हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम ज्वाइन करके पेयर करना स्टार्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं साइनैप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। और उस पूरे पेयरिंग को क्या बोलते हैं, साइनैप्सिस। तो लिप्टोटीन के अंदर क्या हुआ, लिप्टोटीन के अंदर क्या हुआ, लिप्टोटीन के अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो कंडेंस हुए और वो विजिबल हुए। जाइगोटीन के अंदर क्या हुआ, पेयरिंग हुई होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, फॉर्मिंग अ साइनैप्सिस, और उस पेयरिंग के पॉइंट को क्या बोलते हैं, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, जो द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। क्रोमोसोम्स जब पेयर हुए, ये हमारे दो क्रोमोसोम्स ये पेयर हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलते हैं या फिर बाइवेलेंट बोलते हैं। फिर क्या होगा, दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट दी नेक्स्ट स्टेज। अगली स्टेज पे लिप्टोटीन हो गया, जाइगोटीन हो गया, पैकेटीन वाली स्टेज पे जो है ये विजिबल हो जाएंगे। द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज 1 दे आर शॉर्ट लिव्ड। प्रोफेज 1 की जो फर्स्ट टू स्टेजेस है, लिप्टोटीन एंड जाइगोटीन, वो थोड़ी छोटी होती है। थर्ड आती है हमारी पैकेटीन, इसके अंदर हमारा बाइवेलेंट जो है क्लियरली दिखता है। द 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड दे क्लियरली अपीयर एज टेट्राड्स। ये हमारे क्रोमोसोम है ना दो, जिन्होंने पेयर किया, मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ करूंगी ताकि तुम्हें डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। ये इन्होंने पेयर किया है, ये सिनैप्सिस है। तो क्या होता है हमारा लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन के अंदर जो है ये बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट और क्लियरली अपीयर जो है करते हैं एज टेट्राड्स। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इसके अंदर हमारी एक्चुअल रिकॉम्बिनेशन होनी स्टार्ट होती है, क्रॉसिंग ओवर होगा। पैकेटीन के अंदर मेन क्या होगा हमारा, क्रॉसिंग ओवर। पैकेटीन का मेन क्या है हमारा, क्रॉसिंग ओवर। अब जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम ने ज्वाइन किया है, इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में, ये नॉन सिस्टर होंगे ना, जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड क्या होते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं। पर ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के इकट्ठे हम ले रहे हैं, तो ये क्या होंगे हमारे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या होता है हमारा, रिकॉम्बिनेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। Crossing over is the exchange of genetic material between the two homologous chromosome. इसके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं आपस में रिकम्बाइन करके सेगमेंट्स को चेंज कर लेंगे। ये ब्लू इधर आ जाएगा, रेड उधर चला जाएगा, या फिर रेड इधर आ जाएगा, ब्लू उधर चला जाएगा। वो क्या होगा हमारा क्रॉसिंग ओवर, यानी कि रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल होता है बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये किसके अंदर होता है हमारा, पैकेटीन के अंदर, पैकेटीन के अंदर हुआ। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज रिकॉम्बिनेंस। कौन सा एंजाइम इसको कैटालाइज करता है, रिकॉम्बिनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपके सीबीएसई, एमसीक्यू
नीट में ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा एंजाइम जो है रिकॉम्बिनेशन करवाता है, रिकॉम्बिनेस। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर हो गया, नॉन सिस्टर जो सेगमेंट्स थे वो आपस में चेंज हो गए हैं, नॉन सिस्टर जो सेगमेंट्स है आपस में चेंज हो गए हैं और उसकी वजह से क्या हुआ है, जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन हुआ है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है। Recombination between the homologous chromosome is completed by the end of Pachytene। Recombination जो है end of Pachytene में complete हो जाता है, leaving the chromosome linked at the sites of crossing over। जहां पे भी क्रॉसिंग ओवर हुई होगी ना, जहां पे भी क्रॉसिंग ओवर हुई होगी वहां पे जो है ये क्रोमोसोम ज्वाइंट रह जाएंगे। जहां पे भी क्रॉसिंग ओवर हुई होगी वो क्रोमोसोम जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है वहां पे ज्वाइंट रह जाएंगे। The final stage of meiotic, liptotin, zygotin, pachytene, diplotin and then dikinesis। Dikinesis क्या होता है, हमारा फाइनल स्टेज होता है। It is marked by the terminalization of chiasmata। टर्मिनलाइजेशन हो जाता है चायसमेटा का। डिप्लोटीन के अंदर सिर्फ जो चायसमेटा होता है ना वो विजिबल होता है। चायसमेटा क्या होता है, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच का जो ये एसोसिएशन है ना जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, हम चायसमेटा बोलते हैं। चायसमेटा ये हमारा किस में होता है, ये हमारा डिप्लोटीन में होता है। डिप्लोटीन बहुत छोटा सा प्रोसेस है, इसके अंदर सिर्फ ये चायसमेटा विजिबल रहता है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारी स्टेज होती है प्रोफेज 1 की, उसके अंदर क्या होता है, डाइकाइनेसिस होता है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चायसमेटा होता है। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स दे आर फुल्ली कंडेंस्ड and the meiotic spindle it is assembled to prepare the homologous chromosomes for separation। अब इसके बाद में क्या होगा, प्रोफेज 1 के एंड में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनको सेपरेट करना है, उनकी रिकॉम्बिनेशन हो गई, उनको सेपरेट करना है, तो उनसे क्या अटैच करना पड़ेगा, मियोटिक स्पिंडल। उनसे क्या अटैच करना पड़ेगा, मियोटिक स्पिंडल अटैच करना पड़ेगा। तो होमोलोगस क्रोमोसोम से हमारा स्पिंडल जो है वो अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, सेंट्रोसोम से निकलना शुरू हो जाता है। और इसके बाद में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज आपको पता ही है, फिर वो नॉर्मल जो है वैसे ही चलता है। द न्यूक्लियोलस इट डिसअपियर्स, न्यूक्लियर एनवलप भी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और डाइकाइनेसिस इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन टू द मेटाफेज। डाइकाइनेसिस प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में कनेक्टिंग लिंक होगा, वो प्रोफेज का जो ट्रांजिशन है मेटाफेज की तरफ वो डिपिक्ट करता है। तो हमने क्या देखा, हमारा प्रोफेज 1 के अंदर सबसे पहला लिप्टोटीन के अंदर क्या हुआ, लिप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए, कंडेंसेशन हुआ। जाइगोटीन के अंदर क्या हुआ, साइनैप्सिस बना, है ना, साइनैप्सिस बना। पैकिटीन के अंदर क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ। किसके अंदर, टेट्राड के अंदर, रिकॉम्बिनेशन इन टेट्राड। डिप्लोटीन के अंदर क्या हुआ, डिप्लोटीन के अंदर चायसमेटा विजिबल रहा। और डाइकाइनेसिस के अंदर क्या हुआ, डाइकाइनेसिस के अंदर जो है मियोटिक स्पिंडल जो है अपने आप को अटैच करने की प्रिपरेशन कर रहा है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम फार अवे मूव होंगे। देन हमारा आता है मेटाफेज 1, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है वो अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर लेते हैं। ये क्या हो गया, ये इक्वेटोरियल प्लेट हो गई, इस पे अलाइन कर लेते हैं। और जो सेंट्रोसोम्स है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करके होमोलोगस क्रोमोसोम को दूर दूर करेंगे। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल्स दे अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो ऑपोजिट पोल से आके काइनेटोकोर पे बीच में अटैच करके होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। बच्चों देखो इसमें बेसिक डिफरेंस जो माइटोसिस और मियोसिस में है, माइटोसिस में सिर्फ क्रोमोसोम को अलग कर रहे थे इनटू 2 क्रोमैटिड्स, पर मियोसिस 1 के अंदर क्या है कि हमारे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में ज्वाइंट है। तो इन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में अलग अलग करेंगे जिससे कि 2 क्रोमोसोम जाएंगे, ऐसा होगा। और इसमें एक एक क्रोमैटिड गया था। ये हमारा माइटोसिस है या फिर मियोसिस 2 भी हो सकता है। ये माइटोसिस मियोसिस 2 हमारा सेम रहता है। ये हमारा मियोसिस 1 है।
तो इस फिगर से आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस, क्या है दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स के साथ जो है स्पिंडल अटैच हो जाते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम को पुल अपार्ट करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। देन हमारा एनाफेज 1 आता है, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे सेपरेट, पर सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो एसोसिएटेड रहती है। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे क्रोमोसोम ही सेपरेट होके जा रहे हैं, पूरे के पूरे हमारे क्रोमोसोम ही सेपरेट होके जा रहे हैं। सिस्टर क्रोमैटिड जो होती हैं वो अटैच रहती हैं एक दूसरे से। तो एनाफेज के अंदर ये हुआ, एनाफेज के अंदर ये हुआ। टीलोफेज के अंदर वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, न्यूक्लियोलस आ जाता है, गोल्जी आ जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है और इसके बाद में हमारा इंटरकाइनेसिस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड इट इज कॉल्ड द डायड ऑफ द सेल्स। साइटोकाइनेसिस के अंदर डायड ऑफ सेल्स ही होते हैं क्योंकि पूरे पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है डॉटर सेल्स के पास जा रहे हैं। सिर्फ क्रोमैटिड्स नहीं जा रहा, पूरे पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही डॉटर सेल्स के पास जा रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं डायड ऑफ cells. The stage between the two meiotic division, it is called as interkinesis. It is very short lived and there is no replication. दो meiotic phases, meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में कौन सी स्टेज आती है हमारी? इंटरकाइनेसिस। कौन सी स्टेज आती है? इंटरकाइनेसिस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है। इट इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। जो प्रोफेज 2 है, इट इज सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इट इज सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। तो ये था हमारा मियोसिस 1। इसके बाद में हम चलते हैं मियोसिस 2 पे, फिर एक क्विक रिविजन हम लोग जो है ले लेंगे। जब हम प्रोफेज 2 की बात करते हैं, इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली एलोंगेटेड। इन कंट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 जो है रिजेंबल करता है माइटोसिस से। प्रोफेज 2 के अंदर क्या होता है? सबसे पहले में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर हो जाती है, क्रोमोसोम जो है कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। ये देखो प्रोफेज 2 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम है अलग अलग, इसके अंदर कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। सेंट्रोसोम जो है ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करने लगते हैं और उनके अंदर से स्पिंडल फाइबर्स निकलने लगते हैं। प्रोफेज 2 ये हो गया। Then next, metaphase 2. The chromosomes, they align at the equator and the microtubules to form the from the opposite poles they join. अब ये देखो, ये जो है हमारी ये मेटाफेजिक प्लेट है, इस पे आके क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स आ जाते हैं और इनसे जो है इनके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं टुवर्ड्स दी ऑपोजिट पोल। सेंट्रोसोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ जा चुके हैं, स्पिंडल फाइबर उससे निकल के होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे, सिस्टर क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर पे जाके जुड़ जाते हैं ऑपोजिट पोल से। इट बिगिन, एनाफेज 2 क्या होगा? स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर होगा ऑफ ईच क्रोमोसोम, allowing them to move to the opposite poles. सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है सेपरेट होके मूव करेंगे और शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स हो जाएगा विच आर अटैच्ड टू द काइनेटोकोर्स। जाहिर सी बात है, अगर वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं तो स्पिंडल फाइबर तो छोटे होंगे ही सही। अगर स्पिंडल फाइबर उन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स को, तो वो स्पिंडल फाइबर की लेंथ जो है वो छोटी होगी ही सही। एनाफेज हो गया। टेलोफेज 2 के अंदर क्या होगा? 2 groups of chromosomes which are enclosed by nuclear membrane, cytokinesis result in the formation of tetrad of cells. 4 सेल्स बन गए मियोसिस 2 के एंड में, 1 2 3 4। मियोसिस 1 के एंड में कितने बने थे? 2 सेल्स बने थे, इसलिए हमने उसे डायड ऑफ सेल्स बोला था। पर मियोसिस 2 के एंड में अगर 4 सेल्स बोलने हैं तो उसे हम बोलेंगे टेट्राड ऑफ सेल्स, जो कि सारे के सारे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होते हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? मैं एक बार इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 का। तो मियोसिस 1 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर क्या आते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये सारे फेजेस आते हैं हमारे इसमें। प्रोफेज के अंदर कितने? 5 फेजेस होते हैं।
5 फेजेस होते हैं हमारे प्रोफेज में। कौन कौन से? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। लिप्टोटीन के अंदर क्या होता है? लिप्टोटीन के अंदर हमारा क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है। लिप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है। जाइगोटीन के अंदर क्या होता है? जाइगोटीन के अंदर क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे स्टार्ट पेयरिंग, और उनकी पेयरिंग को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। जिस पॉइंट पे वो पेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। उस पेयर पे हम, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और होमोलोगस पेयर्स बनते हैं। और इस पूरे पेयर को हम लोग बोलते हैं बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। टेट्राड क्यों? क्योंकि उनके अंदर 4 क्रोमैटिड्स होते हैं। Each chromosome has 2 chromatids. Each chromosome has 2 chromatids. तो इसलिए इसमें 4 क्रोमैटिड्स होंगे, इसे बोलेंगे टेट्राड या फिर बाइवेलेंट। क्यों? क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। इसके बाद हमारा आता है पैकेटीन, जिसके अंदर हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो चेंज होता है। देन हमारा आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, पर जिस पॉइंट पे 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई है उस पॉइंट पे वो ज्वाइंट रहते हैं, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं चाइज़मेटा। उसके बाद में लास्ट फेज आता है प्रोफेज 1 का, जो कि है हमारा डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है? डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है कि ट्रांजिशन टू मेटाफेज होता है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर हो जाता है, और सेंट्रोसोम्स जो है ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और उनके अंदर से निकलते हैं हमारे एस्टर्स या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स। देन उसके बाद में क्या आता है? हमारा मेटाफेज 1, जिसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनसे जो है हमारा स्पिंडल्स अटैच हो जाते हैं। एनाफेज के अंदर वो दोनों के दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं आपस में सेपरेट हो जाते हैं और 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायड ऑफ सेल्स। डायड ऑफ सेल्स होता है। टेलोफेज के अंदर न्यूक्लियोलस आ जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाती है, गोल्गी अपैरेटस आ जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाती है। उसके बाद हमारा आता है साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद हमारा आता है इंटरकाइनेसिस, एक छोटा सा फेज जो कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आता है, और उसमें कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है। देन उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा मियोसिस 2, जो कि है प्रोफेज 2 से। तो उसमें क्या होगा? वही होमोलोगस क्रोमोसोम 2 सेल्स के अंदर होगा ना, जो 2 सेल्स बने थे उन दोनों के अंदर होगा। दोनों के अंदर क्या होगा? जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनसे जो है सेंट्रोसोम से निकले हुए स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। सबसे पहले प्रोफेज के अंदर तो सिर्फ जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, वही सेम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंपैक्ट हो जाते हैं। देन प्रोफेज के बाद आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि स्पिंडल्स जो है अटैच हो जाते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रोमियर या फिर काइनेटोकोर, और वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं दोनों सेल्स में। एनाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींच लेती हैं। स्पिंडल की लेंथ शॉर्ट हो जाती है, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करके क्लस्टर कर लेती हैं विद वहाँ पे जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ऑपोजिट पोल्स पे। और टेलोफेज के अंदर क्या होता है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। न्यूक्लियोलस आ जाता है, हमारा ER आ जाता है, गोल्जी अपैरेटस आ जाता है, और न्यूक्लियर एनवेलप हो जाता है। तो जो 4 हमारा जो टेट्राड बनता है टेलोफेज के बाद, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे हैप्लॉइड होते हैं, जिनके अंदर 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम बनता है। ये सारे के सारे हमारे हैप्लॉइड हैं, सारे के सारे हैप्लॉइड है। और इनिशियली क्या था? सेल हमारा डिप्लॉइड था। मियोसिस 1 से पहले जो सेल था हमारा डिप्लॉइड था, उससे हैप्लॉइड बन गए। तो जैसे कि गैमेटोजेनेसिस के अंदर जब हम लोग देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा डिप्लॉइड होता है, पर जैसे ही उसके अंदर मियोसिस 1 होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाने के लिए, वो वैसे ही हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि स्पर्मेटोगोनिया जो कि हमारे मदर सेल्स होते हैं स्पर्म्स के, जो स्पर्म्स को गिव राइज करते हैं, वो 4 स्पर्म सेल्स को गिव राइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होती है। तो लास्ट हमारा टॉपिक आता है इस क्लास का, और इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस क्यों होता है? विच कंजर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। सबसे पहला पॉइंट, ये क्या करता है? ये क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करने में मदद करता है। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो गैमेटोजेनेसिस है,
गैमेटोजेनेसिस में जो उनका मदर सेल होता है, मदर सेल जो होता है हमारा डिप्लॉयड होता है, और हमारे जाइगोट को भी जो है डिप्लॉयड बनना होता है, और इसके बीच में ही जो है फ्यूजन भी होनी होती है। तो इसे हैप्लॉइड में रिड्यूस करके फिर जाइगोट को डिप्लॉयड बनाना, मतलब डिप्लॉयड से डिप्लॉयड को रिस्टोर करने में मियोसिस ही मदद करता है, मियोसिस ही मदद करता है। It is achieved across the generations in sexually reproducing organisms, even though the process paradoxically results in the reduction of chromosome number by the half. Diploid से अगर haploid हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर किससे कम हुआ? हाफ हो गया। क्रोमोसोम नंबर जो है हमारा हाफ हो जाता है और वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन जाता है। Even though the process, it also increases the genetic variability. Genetic variability क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, हमारी रिकॉम्बिनेशन होती है, इसके अंदर हमारी रिकॉम्बिनेशन होती है। एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से फेज के अंदर होता है? पैकिटीन फेज के अंदर होता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज हो जाता है, और वो क्या करता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी करता है। क्या करता है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी। फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वेरिएशंस क्यों जरूरी होती हैं हमारी? एवोल्यूशन के अंदर हमने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा ना, वेरिएशंस क्यों जरूरी होती हैं? वेरिएशंस इसलिए जरूरी होती हैं ताकि एनवायरनमेंट में जो ऑफस्प्रिंग है वो बेटर अडेप्टेड हो देन दी पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स में कुछ कमी रह गई है तो वेरिएशंस, ये रिकॉम्बिनेशन ही जो है वेरिएशंस लाती हैं, जिससे कि नेचर जो है आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग को सर्वाइवल करने देता है, उसको सेलेक्ट कर लेता है। तो बच्चों यही था हमारा मियोसिस के बारे में। मियोसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा? मियोसिस के हमारे कितने फेजेस होते हैं? दो, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 हमारा कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर प्रोफेज 1 के अंदर आता है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन एंड डाइकाइनेसिस, और मियोसिस 2 के फिर प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, देन साइटोकाइनेसिस, देन इमीडिएटली हमारा मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारा होमोलोगस होता है टू माइटोसिस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने पढ़ा, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे हमारा जो है मियोसिस सिग्निफिकेंट होता है। ये रीस्टोरेशन इन क्रोमोसोम नंबर करता है, रीस्टोरेशन इन क्रोमोसोम नंबर करता है, और ये क्या करता है? वेरिएबिलिटी लाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होती है। कौन से फेज में? पैकेटीन फेज में। और कौन सा एंजाइम हमारा ये रिकॉम्बिनेशन को वो करता है, कैटेलाइज करता है? रिकॉम्बिनेस एंजाइम करता है। तो बच्चों आई होप मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल को। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है पूरे सॉल्व कर देंगे और हमारा चैप्टर हो गया प्रिपेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।